नमस्कार। आधुनिक कविता का विकास के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं नई कविता। नई कविता जिसका समय है सन 1954 से लेकर के 1962 तक का समय हम मानते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसके उपरांत आती है नई कविता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नई कविता और प्रयोगवाद का क्या संबंध है। नई कविता और प्रयोगवाद का क्या संबंध है। तो इस संबंध में विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता एक ही हैं। प्रयोगवाद और नई कविता बिल्कुल एक ही हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियां बिल्कुल भिन्न हैं, इस कारण से प्रयोगवाद और नई कविता बिल्कुल अलग अलग हैं। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रयोगवाद नई कविता की भूमिका है, अतः नई कविता और प्रयोगवाद को इसी संबंध के अंतर्गत पढ़ा जाना चाहिए। तो आज हम प्रयोगवाद का अध्ययन कर रहे हैं इस रूप में कि प्रयोगवाद नई कविता की भूमिका के रूप में है और प्रयोगवाद की जो कुछ विशेषताएं थी वो आकर के नई कविता में सम्मिलित हो गई, विलीन हो गई। तो इस तरह से हम ये मानकर कर रहे हैं कि प्रयोगवाद नई कविता की भूमिका है। अब हम बात करते हैं नई कविता का नामकरण। नई कविता नामकरण क्यों हुआ, जैसे कि अन्य कालों के संबंध में हमने बात की थी कि नामकरण उनके क्यों दिए गए। तो इसी तरह से हम नई कविता के नामकरण के संबंध में जब बात करते हैं तो सन 1954 में इलाहाबाद में से जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है, जिसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो प्रयोगवाद से थोड़ा हटकर थी। तो इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो इस तरह से नई कविता नाम जो है नई कविता पत्रिका के नाम पर है। अब हम बात करते हैं इसकी समय सीमा की। समय सीमा इसकी क्या है। तो समय सीमा जैसा कि हमने लिखा हुआ है 1954 से। तो 1954 से तो इसलिए क्योंकि इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है, इस कारण से इसका आरंभ जो है हम मानते हैं 1954 से। और उसके बाद 1962 में, क्योंकि हम साठोत्तरी कविता को जानते हैं, तो 1962 में चीन के युद्ध के उपरांत काव्य में भी प्रवृत्तियों में बदलाव आया। तो 1960 की कविता को हम साठोत्तरी कविता के नाम से बाद में जानने लगे। तो इस तरह से हमने इसकी समय सीमा 1954 से लेकर के 62 तक निर्धारित की है। अब हम बात करते हैं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। थोड़ा सा हम पूर्ववर्ती विशेषताओं को भी ध्यान में रखेंगे ताकि हम इसको समझ सकेंगे। नई कविता नाम से ही स्पष्ट है, नया। तो पहली विशेषता है नए भावबोध की अभिव्यक्ति। नए भावबोध की अभिव्यक्ति। नया भावबोध क्या है। हमारे यहाँ उद्योगीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, जिसके फलस्वरूप मोह भंग, विसंगति, विडंबना जैसे अनेक अकेलेपन की अनेक स्थितियां जो हैं वो समाज में आई और उनका साहित्य में चित्रण होने लगा। तो इस तरह से कविता में भी यह नया भावबोध चित्रित होने लगा। नई कविता में यह भावबोध, नएपन की अभिव्यक्ति, नए भावबोध की अभिव्यक्ति प्रमुखता के साथ हुई है। तो इस तरह से इस कविता में नया भावबोध दिखाई देता है। दूसरा है समष्टि और व्यष्टि का चित्रण। समष्टि और व्यष्टि का चित्रण हमने जो है प्रयोगवादी कविता में देखा कि घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद वहां पर दिखाई देता है, लेकिन नई
कविता की एक बहुत ही, जिसे हम कहेंगे बहुत अच्छी विशेषता हमें ये दिखाई देती है कि इस काल में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति और समाज दोनों का चित्रण है और दोनों का एक तरह से सामंजस्य यहाँ पर दिखाई देता है। समष्टि का मतलब हमारा समाज से है और व्यष्टि का मतलब हमारा व्यक्ति से है। तो समाज और व्यक्ति दोनों का चित्रण यहाँ पर दिखाई देता है। हम इस संबंध में आगे की कविता को देख सकते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये दीप जो है वो व्यक्ति के रूप में है और पंक्ति जो है वो समाज के रूप में है। तो व्यक्ति रूपी ये दीपक जो है वो समाज की पंक्ति में ही शोभा पाता है। तो समाज का भी महत्व है और व्यक्ति का भी महत्व है। इसके अलावा इनकी नदी के दीप कविता जो है वो भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर द्वीप का जो समर्पण है वो भी है, लेकिन उसका रूप जो है वो संस्कृति रूपी नदी ही निर्धारित करती है। दीप हैं हम, तो हम दीप तो हैं, लेकिन हमारा जो रूप है, जो आकार है, जो गोलाइयां हमें मिली हैं वो इस नदी से ही मिली हैं। तो इस तरह से द्वीप और नदी का ये संबंध व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है जो इस कविता में हमें दिखाई देता है। एक मुख्य जो विशेषताओं में है वो है क्षणवाद का चित्रण। क्षणवाद का चित्रण इस कविता में हमें सात्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है और क्षणवाद इसी की एक प्रभाव के स्वरूप हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्षण को भी महत्व दिया गया है। क्षण की अनुभूति कोई सामान्य अनुभूति नहीं होती है, वो बहुत बड़े इतिहास को जन्म दे सकती है। क्षण की अनुभूति धर्मवीर भारती का जो प्रसिद्ध गीति नाट्य है अंधा युग, उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्र की दिशा बदल जाती है। उस दिन नक्षत्र की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं, पूर्व निर्धारित उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि एक क्षण की अनुभूति, एक क्षण का सत्य कोई छोटा सत्य नहीं होता है। वह अनुभूति जो है वो इतिहास को बदलने की सामर्थ्य रखती है। अगली विशेषता है मोहभंग। मोहभंग आक्रोश और विद्रोह की भावना। मोहभंग आक्रोश और विद्रोह की भावना। मोहभंग किसे कहते हैं? जब हमें बहुत अधिक सपने दिखाए जाएं और बाद में क्रूर यथार्थ हमारे सामने आता है। 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में संविधान भी लागू हो गया, लेकिन इतना होने के बाद भी हमारी जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। इस तरह से इस काल की कविता में मोहभंग का चित्रण है और मोहभंग के फलस्वरूप जो स्थितियां उत्पन्न हुई उनके प्रति विद्रोह स्थितियों के प्रति यहाँ पर दिखाई देता है। कवि कहता है यह वह कविता नहीं, यह वह कविता नहीं जब श्रृंगारिक और प्रकृति का चित्रण हुआ करता था। यह खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। यह केवल रस नहीं, जहर है जहर। तो कविता जो है वो विद्रोह और आक्रोश को भी यहाँ पर व्यक्त करती है, क्योंकि मोहभंग की जो स्थितियां इस काल में सामने आई, कविता में उसका चित्रण मिलता है। तो इस तरह से नई कविता के अंतर्गत आज हमने नई कविता नामकरण के बारे में बात की और उसके बाद समय सीमा, फिर हमने विशेषताएं देखी, नए भावबोध की अभिव्यक्ति, समष्टि और व्यष्टि का चित्रण मिलता है, क्षणवाद का चित्रण मिलता है, मोहभंग, आक्रोश और विद्रोह भावना इस काल की कविता में मिलती है। नमस्कार।